नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इतिहास की चर्चा कर रहे थे और इतिहास में भी हम बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हमने लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में और जो अपने उसके बाद में गवर्नर जनरल बने जॉर्ज बारलो के बारे में चर्चा करी थी। जॉर्ज बारलो के बारे में हमने देखा था कि 1805 से 1807 तक लगभग 2 साल तक गवर्नर जनरल रहे। उनके काल की एक प्रमुख घटना थी धार्मिक विद्रोह। सेना में अगर आपको पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 में। किसके समय? जॉर्ज बारलो के समय। कहाँ? वेलोर में। हमने देखा कि वेलोर के जो सैनिक थे वो पगड़ी पहनते थे, तिलक लगाते थे, लेकिन और उसके ऊपर अपनी कलंगी भी लगाते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मना कर दिया। उन्हें एक हेट पहनने के लिए कहा, उसकी जगह एक जो गोल कैप आती है, राउंड कैप, उसको पहनने के लिए कहा। तो जो सैनिक थे उन्होंने धर्म के खिलाफ मानकर उसे विद्रोह कर दिया। इसीलिए ये ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह था जो 1806 में हुआ। कंप्लीट है। अब हमें आगे बात करनी है। आगे के जो अपने गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड मिंटो प्रथम है। कौन है? अब हम बात करेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। फर्स्ट के बारे में, ये कब से कब तक रहे, तो 1807 से 1813 के बीच रहे लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनकी चर्चा करनी है। इनके काल की 2 प्रमुख घटनाएं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक तो अमृतसर की संधि। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमृतसर की संधि क्या होती है। तो देखिए, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि ये प्रमुख घटना है किसके काल की? लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल की। कब हुई? तो 1809 में। कब हुई? 1809 में। हुआ क्या? तो देखिए, सिखों के राजा थे रणजीत सिंह जी। कौन थे? रणजीत सिंह सिखों के राजा थे। ये जो रणजीत सिंह थे ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे रणजीत सिंह जी, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे और कई प्रकार के युद्ध और अभियान किए इन्होंने। तो इसके बाद इन्होंने अभियान किया अंग्रेजों के क्षेत्र पर, यानी कि मालवा अभियान किया। मालवा, उस समय लगभग मालवा के कई क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे मध्य भारत में, वैसे वैसे अंग्रेजों को खतरा महसूस होने लग गया, क्योंकि अगर ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो अंग्रेज इनको रोकना चाहेंगे। तभी जब ये मालवा अभियान पर निकल गए, मालवा पर आक्रमण करने के लिए निकल गए, तब इधर से लॉर्ड मिंटो ने एक सेना देकर भेजा। किसको? ऑक्टर लोनी को। ऑक्टर लोनी, इनके नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना आई। क्या आई? अंग्रेजी सेना। जब ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना आई और इधर जो है सिखों के राजा रणजीत सिंह जी है मालवा पर अभियान करने के लिए जा रहे हैं, तो कन्फर्म है कि दोनों के बीच में युद्ध होना तय था। और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में किसकी विजय हुई? तो ऑक्टर लोनी की विजय हुई और ऑक्टर लोनी ने महाराजा रणजीत सिंह जी को पराजित कर दिया, यानी कि सिखों के राजा रणजीत सिंह जी पराजित हुए, अंग्रेजों की विजय हो गई। जब रणजीत सिंह जी पराजित हुए तो कन्फर्म है कि संधि करनी पड़ेगी और फिर बाद में हुई संधि। क्या हुई? संधि। हारने के बाद सभी संधि करते हैं, अक्सर देखने को मिल रहा है हमें। अब संधि हुई जिसे हम अमृतसर की संधि कह रहे हैं, 1809 में हो रही है। कब हो रही है? 1809 में। क्या हुआ? संधि की प्रमुख शर्त है। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि सतलज नदी को आधार मानकर, कौन सी नदी को? सतलज नदी को आधार मानकर सीमा का निर्धारण किया। सतलज नदी को आधार मानकर सीमा का निर्धारण किया। कैसे? तो इधर देखिए, जैसे देखिए ये कोई सतलज नदी निकल रही है। इससे पहले क्या था कि रणजीत सिंह जी का जो अधिकार था इस सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्र में था। इधर रणजीत सिंह जी का अधिकार है,
ठीक है ना। लेकिन रणजीत सिंह जी क्या इधर से पूर्व में बढ़ने लगे सतलज नदी से, और पूर्व में अभियान करने लगे जहां अंग्रेजों के क्षेत्र थे, यानी कि अंग्रेजों के क्षेत्र पर यहां पर अधिकार करते करते मालवा तक पहुंच गए, यहां पर अभियान करने लगे। तो इसीलिए इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सीमा का निर्धारण किया कि रणजीत सिंह जी ये जो सतलज नदी है इसके पश्चिम में ही आप, पश्चिम में जो क्षेत्र है उस पर ही आपका अधिकार रहेगा, आप इससे पूर्व में नहीं बढ़ोगे। और जो पूर्व के क्षेत्र थे सतलज नदी के पूर्व के क्षेत्र, उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया, तो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यानी आप कह सकते हो कि सतलज के पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किसको, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब रणजीत सिंह जी सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं कर सकते इस संधि के तहत, यानी कि सतलज नदी को एक आधार मानकर सीमा का निर्धारण कर दिया गया। कंप्लीट है। इससे आगे हमें एक देखना है, यानी कि लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में हम देख रहे हैं। इसके बारे में दो चीजें, एक तो अमृतसर की संधि जो भी हमने देखा कि महाराणा रणजीत सिंह जी सतलज नदी से आगे बढ़ते बढ़ते मालवा तक पहुंच गए और मालवा पर आक्रमण करते हैं। तभी जो अपने मिंटो है वो ओक्टरलोनी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना भेजते हैं, जिसमें युद्ध में ओक्टरलोनी जो है रणजीत सिंह जी को पराजित कर देते हैं। फिर एक संधि हुई होती है अमृतसर की संधि, जिसमें सतलज नदी को आधार मानकर एक सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है। एक चीज हमें देखनी है 1813 का चार्टर एक्ट, क्या देखना है, 1813 का चार्टर एक्ट क्यों लाया गया, तो समझिए क्यों लाया जा रहा है। हमने ये देखा ही है कि हम एक्ट भी साथ में देखते जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार पारित कर रही है भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दिशा निर्देश देने के लिए, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको दिशा निर्देश देने के लिए कि किस प्रकार भारतीय सत्ता को संभालना है और व्यापार के नियम क्या क्या रहेंगे। अब दोस्तों ये दौर वो दौर आ गया था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए मांगे तेज हो गई। कैसे, तो देखिए इतने दिनों से जो अन्य ब्रिटिश कंपनियां थी, ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी कह रहे थे, वो मांग उठा रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल क्यों व्यापार करेगी, क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है। तो ये जो अन्य व्यापारी थे ब्रिटेन के, ये चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो, हमें भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, यानी मुक्त व्यापार की व्यवस्था हो, कोई भी ब्रिटेन का व्यापारी आकर भारत में व्यापार कर सके। ऐसा क्यों, ये मांगे तेज होने का एक और कारण था, हमने देखा था नेपोलियन जो है वो अंग्रेजों का मुख्य दुश्मन है। अब क्या हुआ कि नेपोलियन ने इस दौर में जो यूरोप था उसके अन्य, यूरोप महाद्वीप के अन्य कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन ने अधिकार किया वहां पर जो ब्रिटेन के व्यापारी थे उनके व्यापार करने पर पाबंदी लगा दी कि जो जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन का अधिकार है या जो नेपोलियन का क्षेत्र है वहां पर ब्रिटेन का व्यापारी आकर व्यापार नहीं कर सकता। तो अब ब्रिटेन के व्यापारियों के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि व्यापार कहां करें। इसलिए फिर बाद में उनकी नजरें पड़ी भारत में, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि हमें भी भारत में व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है ना। इसीलिए उनके लिए एक्ट लाया गया, और इस एक्ट की प्रमुख बातें क्या की तो वो देख लीजिए। सबसे पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, जो इतने दिनों से व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त। यानी कि हम देख रहे हैं कि इतने दिनों से भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि कोई भी व्यापारी भारत में आकर व्यापार कर सकता, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रखा गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि साहब हम भारत के पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं, और जब आप व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दोगे तो हमारा क्या होगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने इसकी मांग की कि जब व्यापारिक एकाधिकार आप भारत में समाप्त कर दोगे, सभी व्यापार करेंगे, तो हमें कहां से लाभ मिलेगा, हमारी कंपनी का क्या होगा। उनके लिए दो चीजों का प्रावधान किया गया कि चीन में अभी भी, एक तो चीन
और चाय के व्यापार पर, भारत में चाय के व्यापार पर, दोनों पर व्यापारिक एकाधिकार अभी भी कंपनी का बरकरार था। ठीक है ना, अभी भी व्यापारिक एकाधिकार था। किस किस के ऊपर? चीन के ऊपर, यानी कि चीन में अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी और कोई कंपनी आकर व्यापार नहीं कर सकती, और कोई भी अंग्रेजी व्यापारी आकर व्यापार नहीं कर सकता। चीन में अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। ठीक है, और भारत में चाय के व्यापार पर केवल व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई व्यापार नहीं कर सकता। यानी कि चीन पर और भारत में चाय के व्यापार पर अभी भी व्यापारिक एकाधिकार बरकरार था, लेकिन चाय के अलावा जो भी व्यापार था उन सब में कोई भी व्यापारी आकर व्यापार कर सकता है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में। कंप्लीट है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और यह भी ध्यान रखना आपको कि चाय किसको, कि चाय के व्यापार पर और चीन पर अभी भी, चाय के व्यापार पर और चीन पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बरकरार था। 1813 के चार्टर एक्ट में इन क्षेत्रों पर, चीन पर और चाय के व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया। एक चीज, दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि व्यापारियों को, अब जो भी व्यापारी भारत में आकर व्यापार करेंगे तो व्यापारियों को व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। क्या लेना? लाइसेंस लेना अनिवार्य था। अब जो भी ब्रिटेन का व्यापारी होगा वो पूर्वी देशों पर, जहां ब्रिटेन का उपनिवेशवाद है, या भारत में कहीं भी आकर व्यापार करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। अब ये लाइसेंस देगा कौन? तो ये लाइसेंस देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमने देखा 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन का, प्रबंधन का काम करते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन का, प्रबंधन का जो काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अन्य व्यापारियों को अनुमति देगा, लाइसेंस देगा? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कालिदास थोड़ी है जो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा? क्यों? जब ये अन्य व्यापारियों को अधिकार देगा, लाइसेंस देगा व्यापार करने का, तो इसको व्यापार में घाटा है ना। तो ऐसा देखा जाता था कि बहुत सारे व्यापारियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइसेंस ही नहीं देता था। तब इन व्यापारियों ने मांग करी, तब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइसेंस नहीं देता है तो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, नियंत्रक मंडल से, किससे? नियंत्रक मंडल से क्या ले सकते हो? लाइसेंस ले सकते हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक अधिकार थे उनको अपने अधीन करने के लिए ब्रिटिश संसद ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसमें 6 सदस्य थे। ये हमने देखा था। तो अब कहा कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइसेंस नहीं देता तो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल से भी लाइसेंस ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज थी। यानी कि अब व्यापारियों को भारत में या पूर्वी देशों में ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन्हें व्यापार करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये प्रमुख कार्य हुआ 1813 के चार्टर एक्ट में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अब और क्या हुआ और देख लीजिए। ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यानी कि अभी तक जो ईसाई धर्म के लोग थे वो भारत में जो धर्म का प्रचार है उसके लिए आ रहे थे, लेकिन गुट बनाकर नहीं आ रहे थे, कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति। लेकिन अब पूरी ईसाई मिशनरियों का मतलब होता है ईसाई धर्म के लोग जो है वो गुट बनाकर, दल बनाकर समूह में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आते हैं। यानी कि अब ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर ईसाई धर्म का जो प्रचार है वो करने की खुली छूट मिल गई कि वो भारत में आकर अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, समूह बनाकर आएंगे। इससे भारत में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। इन्होंने गलत तरीके से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया, जो एक 1857 की क्रांति का कारण था, जिसमें हम देखेंगे। तो आप ध्यान रखना कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर प्रचार करने की अनुमति कब मिली? तो 1813 के चार्टर एक्ट में। और क्या था? एक चीज और थी कि इन्होंने शिक्षा पर, किस पर? शिक्षा पर
1 लाख रुपए खर्च किए। पहली बार हुआ ये कि शिक्षा पर ये 1 लाख रुपए खर्च करें 1813 के चार्टर एक्ट में, कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। अब अंग्रेजों को ये क्या जरूरत पड़ गई कि वो भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं, किस लिए? तो दोस्तों, ब्रिटिशर्स अपने लिए बाबू चाहते थे, कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी चाहते थे जो भारत के लिए यानी कि अंग्रेजों के लिए काम करे। यानी कि उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए थे जो केवल शकल से भारतीय हो लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो। ये चीज हमने देखी हुई थी, यानी कि वो भारतीयों को उनके लिए कर्मचारी बाबू के लिए यूज करना चाहते थे, इसलिए वो भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कौन से एक्ट में? 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। 3 प्रमुख चीजें इस 1813 के चार्टर एक्ट में। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। ठीक है ना, और व्यापार करने के लिए जो भी ब्रिटेन के व्यापारी आएंगे उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं देता तो कहां से लेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेंगे। कंप्लीट है। आगे, ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर ईसाई धर्म के प्रचार करने की खुली छूट दे देगी। और तीसरा, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया ताकि भारतीय शिक्षित हो और उनके लिए कर्मचारी का काम करें, यानी कि अंग्रेजों के लिए काम करें, इसलिए शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो ये 3 परिवर्तन हुए इस 1813 के चार्टर एक्ट में जो प्रमुख है और आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हमने बात करी लॉर्ड मिंटो प्रथम की, जो 1807 से 1813 के बीच में रह रहे हैं। 2 प्रमुख घटनाएं इनके काल की, एक तो अमृतसर की संधि और एक हमने देखा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है ना, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह जी के साथ हुई। किसके साथ? रणजीत सिंह जी के साथ हुई। और अमृतसर की संधि में क्या तय किया गया? तो हमने देखा कि अमृतसर की संधि में सतलज नदी को आधार मानकर क्या कर लिया गया? तो सीमा का निर्धारण कर लिया गया। कंप्लीट है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमें देखना है लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। किसके बारे में? बंगाल के अगले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हेस्टिंग। कौन बने? लॉर्ड हेस्टिंग। कब से कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 1813 से 23 तक। ये लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। पहले हमने जिसके बारे में पढ़ा था वो वारेन हेस्टिंग थे। ये लॉर्ड हेस्टिंग है, बंगाल के गवर्नर जनरल बन रहे 1813 से 23 तक। देखिए, इनके काल की हम 3 प्रमुख घटनाएं देखने वाले हैं। पहला तो इनके काल में अंग्रेजों का नेपाल के साथ संघर्ष हुआ था, जिसे हम आंग्ल नेपाल के युद्ध के नाम से जानते हैं। कंप्लीट है। दूसरी चीज है, इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी जो मराठों के साथ लूटमार करते थे, जिनके बारे में भी हम देखेंगे, और इन्होंने मराठों का दमन किया। मराठों को पूरी तरह से मराठों का दमन करने वाले लॉर्ड हेस्टिंग ही थे। हमने देखा था कि लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, जब लॉर्ड वेलेस्ली काल में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया, मराठों की 3 शक्तियों को, यशवंतराव, होलकर, दौलतराव सिंधिया, रघुजी भोसले, इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है ना, उस समय मराठा बिल्कुल कमजोर पड़ गए। अब मराठा बिल्कुल कमजोर है, लेकिन यहां इन्होंने आकर मराठों का पूरी तरह से दमन कर दिया, जिसमें हम तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। और पूरी तरह से मराठों का दमन कर दिया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। यानी कि इन्होंने और ब्रिटिश साम्राज्य का ज्यादा विस्तार करने की सोची और जो उनके दुश्मन थे उनका खात्मा करने का काम किया। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले इनके काल में घटना देखते हैं हम नेपाल के, यानी कि हम देखते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब हुआ? तो 1814 से 16 के बीच में। ठीक है, क्या है आंग्ल नेपाल युद्ध? कैसे नेपाल के साथ युद्ध हो रहा अंग्रेजों का? तो देखिए, ठीक है ना, यहां पर नेपाल में सैनिक जो थे वो थे गोरखा सैनिक। कौन से सैनिक थे? गोरखा सैनिक थे। यानी कि नेपाल में सैनिक थे गोरखा सैनिक। और इनका सेनापति कौन है? तो आप बताएंगे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ये थे इनके सैनिक। यानी कि नेपाल के सैनिक है, गोरखा जाति के सैनिक, जिन्हें हम गोरखा सैनिक बोल रहे हैं। और इनके सेनापति कौन है? अमर सिंह थापा। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का एक पुलिस स्टेशन था। क्या था? पुलिस स्टेशन। और अंग्रेजों का पुलिस स्टेशन कौन सा था?
तो अंग्रेजों का पुलिस स्टेशन था बुटविल। क्या नाम है? बुटविल। बुटविल स्टेशन, ये अंग्रेजों का स्टेशन था, पुलिस स्टेशन बुटविल स्टेशन। इसके ऊपर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का पुलिस स्टेशन है बुटविल स्टेशन, जिसके ऊपर नेपाल के गोरखा सैनिकों ने, जिसका सेनापति कौन है? अमर सिंह थापा, इन्होंने इस पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके क्या कर लिया? अधिकार। जब अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन पर अधिकार हो रहा तो अंग्रेजों की तरफ से भी कार्रवाई होगी। तो गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। हेस्टिंग ने किसको भेजा? ओक्टर लोनी को। ये उस समय के प्रमुख सेनापति थे अंग्रेजों के। ओक्टर लोनी के बारे में अभी हमने अमृतसर की संधि में भी देखा, और ओक्टर लोनी एक बार वापस आ रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि ओक्टर लोनी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई, और अंग्रेजी सेना आई तो इन दोनों के बीच में युद्ध होना तय था, और युद्ध में विजय किसकी हुई? तो अंग्रेजों की विजय हुई। यानी कि जो ओक्टर लोनी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई, उसने इन नेपाल के गोरखा सैनिकों को पराजित कर दिया। ठीक है ना, यानी कि इनके दांत खट्टे कर दिए। अब विजय हो गई अंग्रेजों की। तो विजय के बाद तो हम देख रहे हैं कि हर बार संधि हो रही है, यहां पर भी संधि होनी थी कि नेपाल के साथ और अंग्रेजों के साथ एक संधि हुई, दोनों के बीच कौन सी संधि हुई? तो आप बताएंगे कि वह संधि थी संगोली की संधि। संगोली की संधि। संगोली की संधि कब हुई? 1816। ठीक है ना, किस किस के बीच हुई? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नेपाल के बीच प्लस अंग्रेजों के बीच, नेपाल व अंग्रेजों के बीच। और उस समय अंग्रेजों के गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग अंग्रेजों के गवर्नर है। और नेपाल के जो अमर सिंह थापा थे गोरखा सैनिकों के, इनके बीच संधि हो रही है संगोली की संधि 1816 में। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि युद्ध 1814 से 16 चल रहा, संधि के बाद युद्ध समाप्त होता। अब इस संधि में क्या बातें हुई? तो देखिए, अभी आप दो हिमालय पढ़ते हो, यानी उत्तराखंड के दो क्षेत्र पढ़ते हो। एक तो है गढ़वाल, आप पढ़ते हो ना गढ़वाल हिमालय, और एक है काठमांडू, सॉरी कुमायूं हिमालय। ये दोनों क्षेत्र, एक तो गढ़वाल हिमालय, एक कुमायूं हिमालय, दोनों उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है ना, जिस अभी आप वर्तमान में उत्तराखंड में पढ़ते हो, ये दोनों हिमालय के क्षेत्र है। उस समय ये नेपाल के अधिकार में थे, और ये दोनों अंग्रेजों को दे दिए। नेपाल ने किसको दे दिए थे? अंग्रेजों को दे दिए थे, क्योंकि युद्ध में हार चुके हैं नेपाल के गोरखा सैनिक, अमर सिंह थापा हार चुके हैं, तो उन्हें अंग्रेजों को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हारने के बाद उन्होंने गढ़वाल और कुमायूं, ये जो उत्तराखंड के दो क्षेत्र है, ये पहले नेपाल के अधिकार में थे, ये इन्होंने अंग्रेजों को दे दिए। ठीक है, और क्या तय हुआ? दो बातें प्रमुख है। नेपाल की अभी वर्तमान में राजधानी है काठमांडू, यह उस समय भी नेपाल का प्रमुख क्षेत्र था काठमांडू। ये जो काठमांडू था, काठमांडू में गोरखा सैनिकों ने एक ब्रिटिश सेना वे रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। अंग्रेजों का एक रेजिडेंट रहेगा या स्वीकार किया, यानी कि इस संधि के तहत जो नेपाल का प्रमुख क्षेत्र काठमांडू, वहां पर एक ब्रिटिश सेना रहेगी और अंग्रेजों का एक रेजिडेंट रहेगा। ये सहायक संधि जैसा है, हमने सहायक संधि में पढ़ा था कि अंग्रेज जिस भी रियासत के साथ सहायक संधि करते थे, वहां पर अंग्रेजों की एक सेना रहती थी और एक रेजिडेंट भी रहता था। सेम टू सेम यहां पर भी ऐसा ही हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ? तो काठमांडू जो नेपाल का प्रमुख क्षेत्र है, यहां पर एक ब्रिटिश सेना रहेगी, अंग्रेजों की सेना रहेगी और एक रेजिडेंट रहेगा, जो इन नेपाल के गोरखा सैनिकों की या जो अमर सिंह थापा है, इनकी गतिविधियों पर नजर रखेगा। ठीक है ना, तो ये दो प्रमुख चीजें थी इस संगोली की संधि की। ठीक है ना, संगोली की संधि, ध्यान रखना संगोला की संधि नहीं है, संगोली की संधि। अभी आगे हम संगोला की संधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। कब हो रही है? 1816 में। किस के बीच में? नेपाल के गोरखा सैनिकों के बीच में, या अमर सिंह थापा के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कौन है संगोली की संधि के समय? लॉर्ड हेस्टिंग है। क्या किया गया? तो नेपाल के जो गोरखा सैनिक थे, उन्होंने गढ़वाल और कुमायूं, दो प्रमुख क्षेत्र जो उनके अधिकार में थे, वो अंग्रेजों को दे दिए, और काठमांडू में ब्रिटिश सेना और एक रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। दो चीजें हुई। ठीक है ना, तो ये था अपना आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1814 से 16 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। नेपाल के कौन से सैनिक है, कौन सी जाति के सैनिक है? गोरखा सैनिक। कौन से स्टेशन पर अधिकार कर लिया? बुटविल स्टेशन पर। अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में आई? ओक्टर लोनी के नेतृत्व में। संधि कौन सी हुई? संगोली की संधि। कंप्लीट है।
अब देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, इन्होंने दमन तो कर दिया, नेपाल से तो चलो संघर्ष कर लिया, अब इनका प्रमुख टारगेट है पिंडारी और मराठे। पिंडारी लुटेरे थे जो मराठों के साथ लूटमार करते थे, यानी जो मराठा लूटमार करते थे ना, मराठा सैनिक, उनके साथ पिंडारी भी लूटमार करते थे। ये मराठों का साथ देते थे और ये एक प्रकार के लुटेरे थे। तो इन्होंने पिंडारियों का दमन किया, ठीक है ना। पिंडोरिया इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा कि अगर पिंडारियों की शक्ति मजबूत है तो उसका रीजन है मराठा, और मराठों की शक्ति मजबूत है तो उसका रीजन है पिंडारी। जब इन दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा तो हमारा इन क्षेत्रों पर अधिकार हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया पिंडारियों का। तो हम देखते हैं पिंडारियों का दमन। देखिए पिंडारियों का दमन, ठीक है। पिंडारी थे क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि पिंडारी थे क्या। तो देखिए पिंडारियों का दमन चालू होता है 1816 से और 1824 तक। इस काल के दौरान पिंडारियों का दमन किया जाता है 1816 से 1824 तक। पिंडारी की बात करें तो ये एक लुटेरों का दल था। किसका? लुटेरों का दल था, लुटेरों का दल। क्या ये किसी धर्म के लुटेरे थे? क्या ये हिंदू थे? क्या ये मुसलमान थे? नहीं, ये लुटेरे जो थे इनमें दोनों जाति के व्यक्ति थे। जो लुटेरे थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, यानी कि इसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। आप किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर दोनों जाति के लुटेरे थे। ये लुटेरों का दल था पिंडारी, ठीक है। अब पिंडारी शब्द क्या है? तो ये क्या है कि पिंड शराब का सेवन करते थे। किसका? एक पिंड नामक शराब होती है, तो पिंड शराब का सेवन करते थे, इसीलिए इनको कहा जाता है पिंडारी। किसका सेवन करते थे? एक पिंड नामक शराब आती थी, उसका सेवन करते थे, इसलिए पिंडारी कहा जा रहा है। और ये पिंडारी जो शब्द है ये मराठी भाषा का शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है? मराठी भाषा का शब्द है। पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है। कंप्लीट है ये पिंडारियों की जानकारी कि पिंडारी जो है लुटेरे थे, ये मराठों के साथ मिलकर लूटमार करते थे। देखिए पहले इनका प्रमुख क्षेत्र था, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र इनका प्रमुख क्षेत्र था। लेकिन हुआ क्या कि हमने देखा कि जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें अंग्रेजों ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल की घटना है, 3 मराठा सरदारों को, 3 शक्तियों को मराठों की संयुक्त रूप से जो आई थी सेना, उसको पराजित कर दिया। हमने देखा यशवंतराव होलकर, दौलतराव सिंधिया, रघुजी भोसले, इन तीनों के नेतृत्व में जो संयुक्त सेना आई मराठों की, उसको पराजित कर दिया। इस हार के बाद मराठा शक्ति बिल्कुल कमजोर पड़ गई और उन क्षेत्रों पर लगभग अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। इस बार मराठों की शक्ति कमजोर पड़ने के बाद, क्योंकि ये पहले मराठों के साथ मिलकर महाराष्ट्र का जो एक क्षेत्र है यहाँ पर लूटमार करते थे, तो मराठों के साथ शक्ति कमजोर होने के बाद ये कहाँ चले गए? मध्य भारत में चले गए। कहाँ चले गए? जो भारत का मध्य भाग है, जिसे आप मध्य प्रदेश के नाम से, उत्तर प्रदेश के नाम से, और जो छत्तीसगढ़ झारखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जाकर ये लूटमार करने लगे। पहले लूटमार कहाँ करते थे? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। लेकिन मराठों की शक्ति कमजोर पड़ने के बाद कहाँ चले गए? मध्य भारत में। यानी कि आप कह सकते हैं कि मध्य भारत में लूटमार करने लगे। अब अंग्रेजों का टारगेट है कि इन पिंडारियों का दमन करना, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर वापस पिंडारी और मराठा एक साथ हो जाए और वापस अंग्रेजों को इनसे खतरा हो। इसलिए जो अंग्रेज है वो पिंडारियों का दमन करना चाहते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने 2 सेना कमान बनाई, 2 सैनिक कमान बनाई, यानी कि 2 सेनाएं बनाई। 2 सैनिक कमान कौन कौन सी, किसके नेतृत्व में? एक तो उत्तरी सेना कमान, एक तो उत्तरी कमान और एक दक्षिणी कमान। इनके दमन के लिए 2 सेनाएं बनाई गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। एक तो उत्तरी कमान और एक दक्षिणी कमान। यानी कि अंग्रेज जो है, ये जो मराठों, अब जो ये पिंडारियों का प्रमुख क्षेत्र है, इस पर दोनों ओर से आक्रमण करेंगे। उत्तर से भी आक्रमण करेंगे, दक्षिण से भी आक्रमण करेंगे, और दोनों ओर से आक्रमण करके घेर के इनके विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे और इनका दमन करेंगे,
ठीक है। तो इनको घेर कर मारने की या दमन करने की नीति अपनाई, इसलिए दो कमान बनाई गई, एक तो उत्तरी सेना और एक दक्षिणी सेना। उत्तरी कमान थी, इसका नेतृत्व खुद हेस्टिंग कर रहे थे। कौन कर रहे थे? खुद लॉर्ड हेस्टिंग इसका नेतृत्व कर रहे थे। और जो दक्षिणी सेना थी इसका नेतृत्व कर रहे थे, और दक्षिणी कमान का नेतृत्व किया हिस्लॉप ने। यानी कि उत्तरी कमान का नेतृत्व कौन कर रहा है? हेस्टिंग, वो उत्तर से आक्रमण करेंगे। दक्षिणी कमान का हिस्लॉप, यानी दोनों ओर से घेर कर पिंडारियों का दमन किया जाएगा, ठीक है। और इन दोनों ने अभियान चलाया और इन दोनों ने मिलकर पिंडारियों का क्या कर दिया? दमन। इन दोनों सेनाओं ने मिलकर पिंडारियों का घेर कर, दोनों ओर से घेर कर क्या कर दिया? दमन कर दिया। यानी कि पिंडारी धीरे धीरे समाप्त हो गए। पिंडारियों के दो प्रमुख नेता थे, एक तो थे अमीर खां पिंडारी, नाम तो सुना ही होगा आपने अमीर खां पिंडारी का, अमीर खां पिंडारी। और एक थे करीम खां। कौन थे? करीम खां। ये दोनों प्रमुख सेनापति थे इन पिंडारियों के, ये दोनों बच गए। अमीर खां पिंडारी को क्या किया? तो अमीर खां पिंडारी के लिए इन्होंने एक नई रियासत बना दी। और कौन सी रियासत बनाई? तो आप कहेंगे कि इनके लिए टोंक रियासत बनाई। हमने पढ़ा ना कि टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने करी थी। आप राजस्थान जीके में खूब पढ़ते हो। तो वो टोंक रियासत है जो अंग्रेजों ने लॉर्ड हेस्टिंग के काल में जब पिंडारियों का दमन हो गया, जो बच्चे थे अमीर खां पिंडारी, इनके लिए अंग्रेजों ने एक नई रियासत बनाई। कौन सी? टोंक रियासत। और कहा कि आप टोंक में रहो, टोंक रियासत में रहो और यहाँ अपना शासन चलाओ। इनके लिए एक नई रियासत बनाई, टोंक रियासत, 1817। इस प्रकार टोंक अमीर खां पिंडारी के हाथ में आया। अमीर खां पिंडारी ने जो टोंक की स्थापना करी था, आप सभी पढ़ते हैं। इस प्रकार हुई कि अंग्रेजों ने बनाई थी टोंक रियासत, या दी थी किसको? अमीर खां पिंडारी को, दमन होने के बाद। करीम खां के लिए क्या किया? तो करीम खां के लिए गोरखपुर में एक जागीर है, गोरखपुर यूपी में पड़ता है, और गोरखपुर में गोस नामक जागीर दी। कौन सी? गोस नामक जागीर इसको दी। यानी कि दो प्रमुख सेनापति थे पिंडारियों के, इन दोनों को सेनापति को कुछ छोटी बड़ी जागीरें देकर संतुष्ट कर दिया गया। अमीर खां पिंडारी के लिए टोंक रियासत बनाई गई। 1817 में अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना करी थी। आपने खूब पढ़ा होगा, मुस्लिम रियासत थी। और करीम खां को गोरखपुर के निकट एक गोस नामक जागीर थी, वो गोस नामक जागीर दी गई, ठीक है ना। इस प्रकार पिंडारियों का दमन कर दिया गया। और 1824 तक, लगभग 1824 आते आते तक 1824 तक सभी पिंडारी समाप्त कर दिए गए। सभी पिंडारी समाप्त कर दिए गए। यानी कि 1824 तक लगभग सभी पिंडारियों का क्या कर दिया? दमन कर दिया। ये था पिंडारियों का दमन जो हमने देखा, ठीक है ना। पिंडारी मूलतः महाराष्ट्र से थे। मराठों के साथ मिलकर क्या करते थे? तो मराठों के साथ मिलकर ये लूट मार करते थे। क्या करते थे? मराठों के साथ मिलकर लूट मार करते थे। पिंडारियों का दमन कब से प्रारंभ हो रहा? 1816 से 1824। पिंडारी क्या थे? ये लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के, दोनों धर्म के लोग थे या लुटेरे थे। क्यों पिंडारी क्यों कहा जा रहा? पिंड शराब का सेवन करते हैं इसलिए इनको पिंडारी कहा जा रहा है। और ये एक मराठी भाषा का शब्द है, ठीक है। हुआ क्या कि जब दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की शक्ति कमजोर पड़ गई, मराठों की संयुक्त सेना हार गई, उसके बाद में ये जो इनका मूल क्षेत्र था महाराष्ट्र, वो छोड़कर कहां चले गए? मध्य भारत में। और मध्य भारत में लूटमार करने लगे, ठीक है ना। फिर बाद में अंग्रेजों ने या लॉर्ड हेस्टिंग ने इनका दमन करने की नीति बनाई और इनके दमन के लिए दो सेना बनाई, उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान। उत्तरी कमान का नेतृत्व खुद हेस्टिंग ने किया और दक्षिणी कमान का नेतृत्व हिस्लॉप नामक सेनापति को दिया। दोनों ने मिलकर मराठा सैनिकों का दमन कर दिया। दो प्रमुख पिंडारी सैनिकों का दमन कर दिया। दो प्रमुख पिंडारी सैनिक थे, एक था अमीर खां पिंडारी, इसको टोंक रियासत दी गई या इसके लिए टोंक रियासत बनाई गई 1817 में, और वो रियासत देकर इसे शांत कर दिया गया। करीम खां को गोरखपुर में गोस नामक छोटी सी जागीर दी गई और उसे वो जागीर देकर संतुष्ट कर दिया गया, ठीक है ना। और बाकी जो बचे थे उनको 1824 तक उनका सफाया कर दिया गया। 1824 तक सभी पिंडारियों का दमन कर दिया गया। कंप्लीट है दोस्तों। इसके बाद में हमें एक चीज इसके बारे में ये देखनी है कि मराठों का दमन, इसने मराठों का भी क्या किया था? दमन किया था। और ये मराठों का दमन भी हमें देखना है। और मराठों का दमन जो हुआ था जिसमें हम तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे।
अभी भी पेशवा बाजीराव सेकंड ही है और बाजीराव सेकंड के साथ इनका युद्ध होगा और उस युद्ध में क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में क्या क्या हुआ, और उससे पहले हमने देखा था अमृतसर की संधि के बारे में और 1813 का चार्टर एक्ट। ये दोनों किसके समय आए, तो हमने देखा कि ये दोनों जो आए उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय अमृतसर की संधि हुई और 1813 का चार्टर एक्ट आया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।